बात करते हैं रेनेसां की। और ये रेनेसां का नेचर कैसे सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष था। इन दोनों को पहले अलग अलग समझाता हूँ, फिर जोड़ के इसके विषय में समझेंगे। देखिए, रेनेसां अर्थात पुनर्जागरण। आपको पता है कि जो मध्यकाल था यूरोप का, उस मध्यकाल में दो तरह की व्यवस्थाएं थी। एक तो सामंती व्यवस्था थी, लेकिन इसके अतिरिक्त चर्च, इसका भी रोल बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ था पूरे यूरोपीय साम्राज्य में। राजा और चर्च यह मिलकर नियंत्रित करते थे पूरे यूरोप को। अब आपको पता है कि जो पूरा यूरोपीय समाज था वो तीन भाग में डिवाइड था। जहां पे फर्स्ट स्टेट इसको क्लर्जी कहते हैं, सेकंड स्टेट इसको नोबिलिटी कहते हैं, और थर्ड स्टेट जहां पर आम नागरिक रहते थे। यहाँ पर चर्च और नोबिलिटी, सारा नियंत्रण इन्हीं के पास है। और ये लोग क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। किससे? थर्ड टीयर से या थर्ड स्टेट से। यहां तक कि चर्च को भी टैक्स लेने का अधिकार था। तो मतलब यह है कि समाज में चर्च धीमे धीमे अपनी स्थिति को और मजबूत करता जा रहा था, और राजा को उसका नियंत्रण मिला हुआ था। यहां तक कि कई बार चर्च या पादरियों ने राजा को निर्णय लेने के लिए भी दबाव डाला। और यही कारण है कि सोसाइटी में चर्च के खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो चुका था। और इसी समय दुनिया के साथ कनेक्शन भी यूरोप का हुआ, ट्रेडिंग चालू हुई। तो धार्मिक संगीनताएं जो हैं वो धीमे धीमे खत्म होने लगी। और इसके अलावा वहां पर लोगों को लगा कि अब हमें नए विचार की ओर जाना पड़ेगा। तो एक मानव केंद्रित, तर्कशील और धर्मनिरपेक्ष चिंतन वहां पर शुरू हुआ। और यही धर्मनिरपेक्ष चिंतन उस समाज में रेनेसां की नींव लेकर आया। मेनली जो रेनेसां है, इस रेनेसां के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो रेनेसां का है, वह है कि वहां पर ट्रेडिंग अर्थात व्यापार की शुरुआत हुई। और व्यापार सिर्फ यूरोप के अंदर नहीं, यूरोप के बाहर भी, और इसे आप सी ट्रेडिंग कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे मार्टिन लूथर, इन्होंने जिस तरीके से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म किया, इस रिफॉर्म में परिवर्तन आया। थर्ड जो है वो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंट कल्चर ने वहां पर चीजों को बहुत हद तक परिवर्तित किया। और यह तीन ऐसी चीजें हैं जिन्होंने वहां पर रेनेसां की नींव रखी। और इस सब से जुड़कर आगे बढ़ता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसने सामंती व्यवस्था को भी और चर्च व्यवस्था को भी पूरे तरीके से खत्म किया। प्रिंटिंग कल्चर ने तो सबसे अधिक परिवर्तन लाया था पूरे यूरोपीय समाज के अंतर्गत। तो अगर हम देखें तो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक यूरोप में पुनर्जागरण होता है। यह नवजागरण जो प्राचीन ग्रीको रोमन ज्ञान है, संस्कृति है, उसको दोबारा से जीवित किया। और जो मध्ययुगीन संकीर्णताएं थी या ईसाई चर्च का वर्चस्व था, इसको खत्म किया। और वहां पे ह्यूमन सेंट्रिक, रीजनल या लॉजिकल और एक सेकुलर थॉट की ओर अग्रसर किया। आप इसी परिवर्तन को, जहां पर राजा और चर्च अर्थात शासन व्यवस्था और धर्म, यह दोनों जब अलग हुए, मतलब धर्म का प्रभाव शासक पर नहीं पड़ रहा है, शासक धर्म से अलग होकर डिसीजन ले रहा है, तो इस व्यवस्था को ही हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष उद्घाटन या सेकुलर ओपनिंग। और यह व्यवस्था पूरे यूरोप को बदल के रख दी थी। जैसा हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा करी कि मध्यकालीन युग जो है यूरोप का, वहां पर चर्च और धर्म यह सब कुछ कंट्रोल करता था। मतलब कि सेंटर में है रिलीजन और उसके आउटसाइड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब ये हो गया रिलीजन और ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जैसे जैसे रेनेसां हुआ, रेनेसां की वजह से क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया सेंटर पे और रिलीजन हो गया आउटसाइड, मतलब बाहरी पेरिफेरी के तौर पर हमको देखने को मिलता है क्या वहां पर, रिलीजन। तो सीधे तौर पर उस समय के समाज में शिक्षा, दर्शन, कला, राजनीति और सामाजिक संरचना यह ईसाई धर्म की रूढ़ियों से प्रभावित थी। व्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्कशीलता, इसको महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन समय के साथ नए विचार और चिंतन समाज में आने शुरू हो चुके थे। अब इस पुनर्जागरण ने वहां पे मानवतावाद, ह्यूमनिज्म को शुरू किया। और इसमें मानव को केंद्र में रखकर जीवन की व्याख्या की जाने लगी। अब मानव ईश्वर का दास नहीं है, जबकि वह तर्क शक्ति और रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी को, उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि मानव, एक्चुअली एक सिद्धांत चलता था ईसाई धर्म में कि मानव को इसीलिए धरती पर भेजा गया है क्योंकि प्रभु चाहता है कि वह यहाँ पर आके कष्ट भोगे, और कष्ट भोग कर वो पवित्र होगा और फिर वापस वो हेवन में आएगा।
इस व्यवस्था को अब मानने से मना कर दिया कि ईश्वर के दास व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, मनुष्य स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है। धार्मिक प्रभुत्व को चुनौतियां भी मिलनी शुरू हो गई। चर्च की निरंकुश सत्ता जो है उसको प्रश्नों घेरे में लाया गया। वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन यहाँ पर आना शुरू हुआ। इस वजह से धार्मिक अंधविश्वास का विरोध बढ़ गया। कॉपरनिकस, उन्होंने जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ था कि पृथ्वी सेंटर है इस पूरे यूनिवर्स का, उसको बदल के कहा कि नहीं, ये जियोसेंट्रिक नहीं, हीलियोसेंट्रिक मॉडल है। ऐसे ही गैलीलियो ने, इन्होंने भी चर्च की मान्यताओं का खंडन किया। फिर प्रिंट कल्चर के आने की वजह से कला और साहित्य, इनका धर्मनिरपेक्ष रूप हमारे सामने आना शुरू हुआ। अब धार्मिक विषयों पर ही नहीं, मानव जीवन, प्रकृति, सांसारिक सौंदर्य, इसको भी लिखा जाना शुरू किया गया। दांते डिवाइन कॉमेडी लिखा। इसके अलावा पेट्रॉक, शेक्सपियर जैसे इतिहासकारों ने मानवीय भावनाओं को भी महत्व देना शुरू किया साहित्य के अंदर। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, इन लोगों ने कला को भी अलग तरीके से दिखाना शुरू किया और ह्यूमन सेंट्रिक बिहेवियर इनके रचना में दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनको डिफाइन करना शुरू किया गया। प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वर की जगह पर, धर्म की जगह पर, उसके पीछे के जो वैज्ञानिक आधार है उसको बताना शुरू किया गया। तो यह सब चीजें आपको एक धर्मनिरपेक्ष चिंतक के तौर पर दिखाई देता है। वहीं पर मैकियावेली की बात कर दी जाए, रूसो की बात की जाए, मॉन्टेस्क, जॉन लॉक, इन्होंने राजनीति और धर्म को अलग रखना शुरू कर दिया था। और शिक्षण और मुद्रण कला, अब प्रिंटिंग कल्चर आया, लोगों के पास पढ़ने का मौका आया, तो ऐसे में समाज के नए वर्ग तक शिक्षा पहुंची और धर्म निरपेक्ष चिंतन का विकास हुआ। बाकी ईसाई धर्म में मार्टिन लूथर ने जो रिफॉर्म किए उसका भी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि कैसे पुनर्जागरण में मानवतावाद, कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, शिक्षा, इन परिवर्तनों ने एक तरह की सेकुलर ओपनिंग वहां पर हमको दिखाई, और यही आगे चल के सोशल रिफॉर्म, उसके अलावा साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक मॉडर्न डेमोक्रेसी, इन सबको बनते हम वहां पर देखते हैं। और यही कारण है कि पुनर्जागरण के बाद यूरोपीय देशों की वृद्धि अभूतपूर्व हमको दिखाई देती है।